आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से मिल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी सियासी उठापटक जारी है। ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची हैं। तस्वीरों भी आपको दिखाएंगे हम, क्योंकि इससे पहले टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने पूछताछ के लिए तलब किया था। आपको बता दें कि सीबीआई दफ्तर अब ममता बनर्जी पहुंची हैं। ममता बनर्जी के करीबी मंत्री फिरहाद हाकिम को सीबीआई ने थोड़ी देर पहले हिरासत में लिया। हाकिम को सीबीआई उनके घर से लेकर अपने दफ्तर पहुंची। फिरहाद का दावा है कि उन्हें नारदास स्टिंग केस में पकड़ा गया, तो उधर टीएमसी में कुछ और नेता भी सीबीआई के शिकंजे में हैं। साथ ही सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा को सीबीआई दफ्तर लेकर आई है। कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चैटर्जी के घर भी छापे पड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले इन चारों के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केस की अनुमति सीबीआई को दी थी। और ममता बनर्जी यहां पर नाराजगी जाहिर करते हुए मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, तो वो बेहद गुस्से भरे अंदाज में वो भीतर चली गई। लेकिन ये आरोप लगातार टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है कि सीबीआई जैसे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बदले की ये कार्रवाई है और इसके तहत नेताओं को घेरा जा रहा है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, अभी ताजा अपडेट वहां पर क्या है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं क्या अभी सीबीआई को? कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं? ताजा अपडेट बता दूं, अभी टीएमसी के एक वकील बाहर आए थे। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने भीतर जाकर सीबीआई से कहा है कि आप लोग इन्हें चारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, अगर इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करना होगा। तो ममता बनर्जी ने सीबीआई से साफ साफ कह दिया है कि राज्य सरकार की अनुमति नहीं है, कोर्ट की अनुमति नहीं है, ऐसे में बिना इंटीमेशन के, बिना नोटिस के आप इन चारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ऐसे में मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। तो ममता बनर्जी ने सीबीआई के सामने पूरा दावा पेश कर दिया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल भीतर से अभी हमारे पास जो खबर आई है ममता बनर्जी के वकील के थ्रू, वो हम आपको बता रहे हैं। और इन चारों को गिरफ्तार करना तय है। सीबीआई ने आखिरी जो बात हुई थी हमसे, वो उन्होंने बता दिया था कि इन चारों को गिरफ्तार करना तय है, गिरफ्तारी तय है। और इन चारों के खिलाफ आज ही अदालत में चार्जशीट पेश की जाएगी, जहां दोपहर में इन चारों को कोर्ट ले जाएगा। लेकिन इससे पहले ही ममता बनर्जी भीतर पहुंची हैं और सीबीआई के समक्ष दावा पेश किया है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। मीनाक्षी जी, पार्टी के 4 नेताओं से सीबीआई पूछताछ कर रही है। मंत्री फिरहाद हाकिम इसमें शामिल है। छापे जो पूर्व मेयर हैं उनके ऊपर भी पड़े हैं। तो ये पूरी तस्वीर आपको हम पश्चिम बंगाल से दिखा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने सीबीआई की टीम को यह कहा है कि आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, और इन्हें अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो मुझे भी आप गिरफ्तार करेंगे। तो जो परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में है, ये एक तरह का संकट इस लिहाज से भी समझ लीजिए कि अगर ऐसा टकराव दिखाई देगा, एक एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंच जाती हैं और वो ये कहते हैं कि आप इन्हें नहीं तो मुझे भी गिरफ्तार करिए। अनुपम, ये बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति पश्चिम बंगाल में बीते 1-1.5 साल से लगातार देखी जा रही है, टकराव की ये स्थिति। अब टीएमसी तो ये कह रही है कि बीजेपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। जी देखिए मीनाक्षी, पिछले बार आपको जब राजीव कुमार के खिलाफ मामला शुरू किया गया था, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, तब याद होगा ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, बड़ा टकराव हुआ था। और वो एक पहला टकराव नहीं हुआ था, इससे पहले नवान्नो जो सचिवालय है वहां पर ममता बनर्जी सारी रात रही थी। तो टकराव की ये स्थितियां पहले भी बन चुकी हैं। मोदी सरकार के साथ ममता सरकार का ये टकराव पिछले 2-3 सालों से लगातार चल रहा है। कई दफा ममता बनर्जी सीधे टकराव के मूड में आ गई, धरने पर बैठी, विरोध प्रदर्शन किया। तो ये टकराव की स्थिति का एक नया मोड़ है, नया पड़ाव है, जहां पर ममता बनर्जी सीधे केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर पहुंच गई हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिना किसी नोटिस के इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, जहां राज्य सरकार की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई, कोर्ट की ओर से कोई अनुमति नहीं ली गई, ऐसे में मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। तो जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही, टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की ओर से ये बदले की कार्रवाई है, वहीं ममता बनर्जी भी किसी भी तरह इस मामले को छोड़ने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। जिस स्थिति में हमने आज देखा उनको, बेहद ही तैश में, गुस्से में वो भीतर आई और भीतर आके उनके वकील के मार्फत से उन्होंने कहलवाया है हमें कि सीबीआई से उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है, खुद की भी। तो इससे साफ साफ है कि ये टकराव अब घटने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है। और बड़ी अजीब सी स्थिति है, राज्य की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर पहुंचती हैं और उनके मंत्रियों की गिरफ्तारी के विरोध में खुद को गिरफ्तार होने की पेशकश करती हैं। तो ये कानूनी दांवपेच का मामला
भी है, दूसरी ओर से टकराव केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच का इस तरह का अभूतपूर्व टकराव शायद ही हिंदुस्तान में इससे पहले कहीं देखा गया है और ये एक नया पड़ाव है उस टकराव का जो हमें देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी। अनुपम, ममता बनाम सीबीआई ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब अभिषेक बैनर्जी उनके भतीजे के घर सीबीआई पहुंची थी तब ममता वहां पर पहुंच गई थी, तभी भी इसी तरह का सीन हुआ था, तभी भी ममता ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। बिल्कुल, मैं जैसा कि पहले कह रहा हूं, राजीव कुमार को जब गिरफ्तार करने पहुंची सीबीआई तब भी ममता बनर्जी धरने पर बैठी। कुछ दिनों पहले जब कोयला मामले में सीबीआई अभिषेक के घर पहुंची तो कुछ ही देर में ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई। तो ममता बनर्जी ने उस समय एक जो संदेश दिया कि वो अभिषेक के साथ हैं और अभिषेक को वो इस तरह से किसी भी तरह छोड़ नहीं सकती हैं, और यहाँ भी वो यही संदेश दे रही हैं कि उनके जो लेफ्टिनेंट हैं, उनके जो साथ रहे हैं, उनको इस तरह से वो नहीं छोड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन चारों को जो बुलाया गया इनमें तीन बेहद खास हैं। फिरहाद हकीम इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और कोलकाता कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, काफी महत्वपूर्ण पदों पर हैं, कोविड मैनेजमेंट पूरी की पूरा तरह से वो देख रहे हैं। सुब्रत मुखर्जी काफी पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जमाने से ही ममता के साथ हैं और इस वक्त पंचायत मंत्री हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं टीएमसी सरकार में। विधायक मदन मित्रा इससे पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, मास लीडर हैं, वो काफी लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको इस वक्त सीबीआई दफ्तर में लाया गया है। तो ऐसे में ममता बनर्जी का यहाँ जिक्र किया, एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इनके ऊपर क्या आरोप है, किस भूमिका के तहत इनको पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है? जी देखिए, नारदा टेप मामला हुआ था जहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था हिडन कैमरा से, जहां पर कुछ काम कराने के एवज में रुपयों की पेशकश की गई थी। तो मैथ्यू सैमुअल की ओर से ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था कई साल पहले। उस वक्त कैमरे पे, हिडन कैम में कई सारे मंत्रियों को साफ तौर पर दिखा गया था कि वो काम करवाने के एवज में रुपए ले रहे हैं। इनमें ये चार तो थे ही, इसके अलावा भी जो टीएमसी का कहना है और जो आरोप है कि मुकुल रॉय जो इस वक्त बीजेपी में वरिष्ठ पद पर हैं, शुभेंदु अधिकारी जो विरोधी दल के नेता हैं, उन दोनों को भी देखा गया था। तो चारों के, ये दोनों और जो जिन चारों को लाया गया है, सबके खिलाफ एक ही मामला था, नारदा टेप मामले में रुपए लेने का मामला था जो चल रहा था। और पिछले दिनों सीबीआई ने इन चारों के खिलाफ, जिनको आज उनके घर से लाया गया है, इन चारों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी थी, जो राज्यपाल ने अनुमति दे दी थी। और उसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। सुबह 6:30 बजे के आसपास सीबीआई का ऑपरेशन शुरू हुआ। इन चारों के घर पहुंची सीबीआई की टीम सेंट्रल फोर्सेस के साथ, चारों को अपने साथ लेकर इस सीबीआई दफ्तर लाया गया और गिरफ्तारी की तैयारियां, पेपर वर्क शुरू किया गया। और इसी दौरान ममता बनर्जी यहां पहुंची हैं और फिलहाल विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और खुद की गिरफ्तारी का दावा पेश कर सीबीआई दफ्तर के भीतर में है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास क्योंकि घटनाक्रम बेहद तेजी से बदल रहा है। सुबह 6:30 बजे से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जब ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पर पहुंची, वहां से देखिए हमारे संवाददाता अनुपम की ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी इस वक्त सीबीआई दफ्तर में आ चुकी हैं। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद अचानक से ममता बनर्जी अभी सीबीआई दफ्तर में घुसी हैं। ये देखिए, ममता बनर्जी की गाड़ी धीरे धीरे सीबीआई दफ्तर की ओर आ रही है। बाहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है टीएमसी की ओर से और ममता बनर्जी अब सीधे सीबीआई दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। ममता बनर्जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि दीदी किस तौर पर इस घटना को, इस पूरी घटना को देख रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी सीधे सीबीआई दफ्तर, जहां पर फिरहाद हकीम, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुब्रत मुखर्जी, पंचायत मिनिस्टर और इसके अलावा मदन मित्र को लाया गया है, यहां पर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं और ममता बनर्जी यहां पर अभी सीधे नीचे उतरकर सीबीआई दफ्तर में जाने की कोशिश में है। ममता बनर्जी गुस्सा हो गई हैं, अभी वो अंदर जा रही हैं, अंदर जाके बात करने की कोशिश में कह रही हैं जो जिन्होंने किया है उनसे पूछिए। और ममता बनर्जी सीधे इस वक्त सीबीआई दफ्तर में प्रवेश कर रही है। पुलिस उनकी सिक्योरिटी, सीएम सिक्योरिटी के साथ सीधे वो सीबीआई दफ्तर में, जहां पर फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी को ले जाया गया है, वहां पर वो अंदर प्रवेश कर रही हैं। यहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और ये बेहद अभूतपूर्व पल है जब राज्य की मुख्यमंत्री सीधे सीबीआई दफ्तर में पहुंच चुकी हैं, जहां पर उनके मंत्रियों को लाया गया है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।
জানাচ্ছেন যে আজকে 4 করছে এবং 120 হিসেবে যেরকম মুখ করা করবো আছে সেগুলো পরে হবে। ওনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে সঙ্গে বা কারোর সঙ্গে কথা হয়েছে? আমি সেগুলো অ্যাডভোকেট হিসেবে আপনাদের তো বলতে পারি না, শুধু এইটুকু বলতে পারি আমরা কোর্টের সামনে হাজির হব, কোর্টে যদি ওনাদের নিয়ে যাওয়া হয় আইন অনুযায়ী তাই নিয়ম, সেখানে আমরা যা বলার কোর্টকে বলব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপরে বলেছেন তিনি কি এই বিষয়ে আমার কোনো কমেন্ট করার কিছু নেই, আমার এই বিষয়ে কমেন্ট করার কিছু নেই। कुछ नहीं चल रहा है। I cannot say regarding her. How can I say that? I am just an advocate. My role is to place my argument before the court, and that's all. ज्यादा बोले जाएगा तो आप लोग हम लोग कोर्ट में ही बोलेगा जो बोलना है ना, हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं। चार्जशीट देने की बात चार्जशीट हो रहा है, आज ही चार्जशीट जमा होगा, उन लोग को लिया जाएगा, वहाँ लेके जाएगा। एज फार एज आवर इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, तो हम लोग कोर्ट में ही बोलेंगे जो बोलना है। आपका नाम बताइए किस? संजय दास गुप्ता, शोभन चट्टोपाध्याय। संजय दास गुप्ता शोभन चट्टोपाध्याय के वकील कह रहे हैं। अभी दूसरे वकील हैं यहाँ, बात करते हैं। अरे बाइट नहीं, संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, जिस तरीके से सीबीआई की एक कार्रवाई हो रही है, सब कुछ प्रोसीजरल हो रहा है या फिर कुछ आउट ऑफ द वे हो रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी का यहाँ तक कहना कि मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि ये स्टिंग मामला कोई नया नहीं है, लंबित मामला है। आज ही अचानक क्यों कार्रवाई हुई? जी देखिए, जिस दिन सीबीआई की ओर से जब प्रोसिक्यूशन की इजाजत मांगी गई थी, उसके बाद कुछ दिनों पहले जब राज्यपाल ने प्रोसिक्यूशन की इजाजत दे दी और तभी से ये लग रहा था कि इस मामले में तेजी आएगी, तेजी पकड़ेगा ये मामला, और उसके बाद जैसा था वैसा ही हुआ। प्रोसिक्यूशन की इजाजत मिलने के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई शुरू की है। हालांकि जो आरोप यही लग रहा है टीएमसी की ओर से कि ये बदले की कार्रवाई है, जहां इतना बड़ा मैंडेट लेकर एक सरकार आई है, इस तरह से कोविड की परिस्थितियों में जब कोविड उफान पर है, ऐसे में इस तरह का कदम, इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल बदले की भावना की तरह लग रही है। ये आरोप टीएमसी का है फिलहाल। लेकिन अगर हम कानून के दायरे से देखें, सीबीआई से जो हमने बात की, उनका कहना है कि ये लंबित मामला था, काफी दिनों से चल रहा था। इन चारों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की इजाजत जो राज्य सरकार देती है वो उनको नहीं मिल रही थी। आपको यहाँ पर बाबुल सुप्रियो हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। बाबुल, टीएमसी की ओर से सीधा आरोप और ये कहना कि ये पूरी बदले की कार्रवाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कुछ भी कहूं तो ये मेरी आवाज बहुत खराब है। मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको सुनाई दे रही है कि मैं कुछ भी कहूं वो भी पॉलिटिकली लगेगा। मैं इतना ही कहूंगा, मैं आई वुड लाइक टू कोट विकास रंजन भट्टाचार्य, जो राज्यसभा मेंबर भी है और लेफ्ट के बहुत वरिष्ठ नेता भी है और एक वेरी अकॉम्प्लिश्ड लॉयर भी है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये बात की है, इसमें बदले की कार्रवाई की कोई बात ही नहीं है और हाईकोर्ट के निर्देश पे ये कार्रवाई चल रही है। आपको बता दूं कि जहाँ तक कोर्ट की बात है, वहाँ पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं चलता है। वहाँ पे जो दस्तावेज है, जो प्रूफ है, वो चलता है। ये जो ममता जी भी कह रही है हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए, हम किसी को भी हमें लॉ के मुताबिक गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये सब जो वो कह रही है एक बेफजूल की बात है। जो कोर्ट, आपकी बात ठीक है बाबुल सुप्रियो जी, आपकी ये बात ठीक है कि कोर्ट के हिसाब से काम हो और उस तरह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपना काम करे, लेकिन उनका आरोप बदले की कार्रवाई को लेकर ये है कि जो नेता आपके दल में शामिल हो गए, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, आरोप तो उन पर भी थे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं होती? वो कैसे पाक साफ साबित हो जाते हैं? इसे लेकर बदले की कार्रवाई का आरोप है। ये तो कोर्ट में बात गई है, कोर्ट में केस चल रही है। अगर कोर्ट कहेगी, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोर्ट चाहेगी कि किसी ममता बनर्जी को पूछताछ करना चाहिए, मुझे पूछताछ, किसी को भी कोई भी मामले में पूछताछ अगर करने की जरूरत पड़े तो कोर्ट वो निर्देश दे सकती है। इसमें बदले की कार्रवाई की क्या बात होती है? अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ कहूँ तो ये पॉलिटिकली लगेगा। उसके विकास रंजन भट्टाचार्य ने जो बात कही है, जो लेफ्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं उसलिए उन्हीं को कोट किया। ठीक है, शुक्रिया बाबुल सुप्रियो जी आपका हमसे बात करने के लिए।
टीएमसी के जो नेताओं से पूछताछ हो रही है, उनके वकील ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। I cannot say regarding her. How can I say that? I am just an advocate. My role is to place my argument before the court, and that's all. ज्यादा बोले जाएगा तो आप लोग हम लोग कोर्ट में ही बोलेगा जो बोलना है ना, हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं। चार्जशीट देने की बात चार्जशीट हो रहा है, आज ही चार्जशीट जमा होगा, उन लोग को लिया जाएगा, वहाँ लेके जाएगा। एज फार एज आवर इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, तो हम लोग कोर्ट में ही बोलेंगे जो बोलना है। आरोपियों के वकील यहाँ कहते हुए कि कोर्ट में ही जो पक्ष रखना है वो रखेंगे। अनुपम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, बेहद पेचीदा मामला, जो टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए उन पर आरोप नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। 4 वो आरोपी इसमें पूछताछ के लिए बुलाए जाते हैं जो अभी भी बड़ी और इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये बदले की कार्रवाई तो लगेगा ही, और वो यहां तक कह देंगी कि मुझे भी गिरफ्तार करिए। जी बिल्कुल, सवाल तो यही उठ रहा है कि जब मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी साफ तौर पर रुपए लेते देखे गए थे, जिस तरह से वीडियो में बाकी ये 4 लोग देखे गए थे, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और यही सवाल टीएमसी बार बार उठा रही है, और ये सवाल को पकड़कर ही टीएमसी आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी का यहाँ आना, यहाँ आकर बोलना कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाए, तो उनके पीछे एक सॉलिड रीजनिंग टीएमसी की यही है कि ये बदले की कार्रवाई है, और वो इसलिए कि टीएमसी के नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो टीएमसी में है, जो बड़े पदों पर हैं। खास तौर पर आपको बताऊं, फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी दोनों बड़े ही प्रभावशाली नेता हैं, और कोविड मैनेजमेंट में फरहाद हकीम इस वक्त काफी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। ऐसे में कोविड मैनेजमेंट पर भी प्रभाव पड़ने वाला है पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो चेयरमैन है, और कोलकाता में कोविड मैनेजमेंट की जितनी भी सारी कार्रवाई हो रही है, गतिविधियां हो रही हैं, सब उन्हीं के अंतर्गत हो रही हैं। तो उनका इस तरह से गिरफ्तार होना, इस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, राजनीतिक तौर पर ममता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टीएमसी के 2 बड़े लेफ्टिनेंट हैं ये। ऐसे में इनके साथ खड़े होना एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है ममता की। और जोला से टीएमसी नेता जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। ये बताइए कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई सुबह से सीबीआई की चल रही है, क्या आरोप है आप लोगों के? कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव है। जैसे वो गिरफ्तार की वो भी गैर कानूनी है। वो स्पीकर के परमिशन के अलावा कोई एमएलए को और मंत्री जी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। संविधान की, देश की आईन है, लॉ है, वो लॉ भी नहीं मानते। तो पूरा इधर वो उसका नाक काटा गया ना। प्रधानमंत्री आए, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है? पूछताछ हो रही है, सीबीआई अगर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दोला सिंह जी, तो उसमें तकलीफ क्या है? मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना क्या ये जायज है? वो लोग हार गए ना। प्रधानमंत्री आए 20 बार, 40 बार वित्त मंत्री आए, स्वराष्ट्र मंत्री आए, होम मिनिस्टर आए, तो उसको तो प्रतिहिंसा लेना ही था। वो हार गए, इसलिए ये सब वो कर रहे, जो कर रहे वो पूरा के पूरा गैर कानूनी है। ये वो कर नहीं सकते, लेकिन कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग विचार व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, और हम कोर्ट में देख लेंगे जो वो गैर कानूनी किया उसका खिलाफ हम लड़ेंगे कोर्ट पर। ठीक है डोला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात एक बार फिर करते हैं बंगाल की, क्योंकि वहां पर सीबीआई के एक्शन के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि टीएमसी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रही है। स्पीकर ने कहा बिना इजाजत के गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, तो ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि अगर आप टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार करते हैं तो फिर मैं भी गिरफ्तारी दूंगी, मुझे भी अरेस्ट करिए। लेकिन इन सब के बीच आपको ये बता दें कि स्पीकर एक तरफ हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मंत्रियों से पूछताछ हो रही है। ये वो मंत्री हैं जो इस समय कोविड मैनेजमेंट से लेकर बड़ी जिम्मेदारियों में जुटे हुए हैं। ममता बनर्जी का सिपह सालार के तौर पर इन्हें देखा जाता है, और ऐसे में पूछताछ और जिस तरह के संकेत सीबीआई की तरफ से मिल रहे थे कि आज ही के दिन इनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है, तो ये तमाम डेवलपमेंट इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे कोलकाता से। अनुपम, ये जो चेंज ऑफ इवेंट सुबह 6:30 बजे से हो रहा है, लगातार वहां पर सियासत तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी का यहां तक कहना कि मैं भी गिरफ्तारी दूंगी, बहुत बड़े सियासी भूचाल की ओर इशारा करता है।
बिल्कुल अभूतपूर्व है इस तरह का डेवलपमेंट। टकराव पहले भी होता रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब ममता बनर्जी सीधे सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं। मैं ममता बनर्जी की गाड़ी सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये है ममता बनर्जी की गाड़ी, जिस गाड़ी में ममता बनर्जी यहां पहुंची। ठीक सीबीआई दफ्तर का जो मुख्य गेट है उसके सामने ये गाड़ी लगी हुई है और ये निजाम पैलेस है जिसके 14 तल्ले पर 14th फ्लोर पे इस वक्त सीबीआई का जो दफ्तर है उसके ठीक सामने ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य सरकार की इजाजत के बगैर, कोर्ट की इजाजत के बगैर इस तरह गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अगर इनको गिरफ्तार किया गया है तो हमें भी गिरफ्तार किया जाए। और ये एक चरम सियासी संकट की ओर इशारा कर रहा है जब राज्य की मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर पहुंच जाती हैं, वहां पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। तो इससे पहले भी टकराव हुआ है। जब हमने देखा, जब अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए उनकी पत्नी से, तब भी ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। इससे पहले राजीव कुमार जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे, उनको गिरफ्तार करने जब सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची राजीव कुमार के, तब भी ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। कई दिनों तक धरने पर बैठी रही थी वो। इससे पहले 99 में भी उन्होंने एक दफा धरना दिया था। तो ये टकराव की स्थिति पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं लगातार केंद्र सरकार के साथ ममता बनर्जी की। लेकिन ये जो पड़ाव है, ये पड़ाव बहुत आगे तक जा रहा है और सियासी संकट, ये बड़ा सियासी संकट है, एक तरह से गणतांत्रिक संकट भी हम कह सकते हैं कि जहां एकदम सीधे तौर पर केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का संघर्ष चरम पर है। जहां पर राज्य की मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर पहुंचती हैं, कहती हैं जिन चारों को गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। तो दोपहर होने का वक्त है। गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट आज ही पेश करनी है सीबीआई को। जो सीबीआई दफ्तर से हमने जब बात की आखिरी बार तो उन्होंने कहा कि आज ही चार्जशीट पेश की जाएगी नारदा टेप मामले में। आज ही इन चारों को कोर्ट भी ले जाया जाएगा, जो बैंक्शल कोर्ट है, जहां पर स्पेशल कोर्ट है सीबीआई का कोलकाता में, वहां पर। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है, जो इवेंट्स हैं वो लगातार बदल रहे हैं और ममता बनर्जी का यहां पहुंचना अपने आप में अभूतपूर्व है। इसके बाद क्या होता है ये सबकी अपेक्षाएं हैं। ममता बनर्जी 14 तल्ले से नीचे उतरेंगी या क्या करेंगी, वो धरने पर बैठेंगी, अभी समझना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आप नजर भी इस पर बनाए रखें। जिस तरह की भी डेवलपमेंट होंगे आपसे हम अपडेट इस पर लगातार ले ही रहे हैं। लेकिन अनुपम, ये भी समझाइए आप एक बार। हमने कुछ देर पहले जब बाबुल सुप्रियो से बात की तो उनका ये कहना था कि कोर्ट के आदेश पर ये सब हो रहा है। बीजेपी पर जो आरोप टीएमसी लगा रही है वो आरोप सही नहीं है और अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर पूछताछ से, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन से डर किस बात का है। तो दूसरे पक्ष का भी ये दावा है कि ममता बनर्जी क्यों सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का दखल डाल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच क्या अधिकार सीबीआई के पास कानूनी तौर पर हैं और आज के दिन में आगे क्या हो सकता है गिरफ्तारी को लेकर? जी देखिए, जो मुख्य विवाद हुआ है इन चारों की गिरफ्तारी के बाद से हुआ है और इन चारों की गिरफ्तारी जो हुई है वो स्पेशल परमिशन ली गई है सीबीआई की ओर से, वो भी राज्यपाल की तरफ से। कुछ दिनों पहले जनवरी महीने में सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन के लिए राज्यपाल से इजाजत मांगी थी, जिस इजाजत को राज्यपाल ने कुछ दिनों पहले ही, एक हफ्ता पहले सीबीआई को इजाजत दी और तभी से समझ में आ रहा था कि इस नारदा मामले में तेजी आएगी और तेजी के बाद ये काम हुआ है। हालांकि जो सवाल सीबीआई की तरफ उठ रहा है टीएमसी की ओर से वो ये है कि मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी इस मामले में शामिल थे, तो उन पर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह घर से उठाना बिना नोटिस के, बिना राज्य सरकार की अनुमति से कितना जायज है, इस पर भी कानूनी विवाद तो ये है ही। कानूनी पेंच का मामला भी है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाए जा रहे हैं, फिलहाल वो भी चल रहा है। अनुपम, साथ ही एक तरह की छटपटाहट भी ममता बनर्जी की दिखाई देती है। पहले भी वो इसी तरह से धरना दे चुकी हैं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ। उनका ये कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी वैसे ही बदले की कार्रवाई सीबीआई कर रही है। काफी ज्यादा पावर्स होती है एक सीएम के पास, लेकिन सीबीआई के आगे कहीं ना कहीं बेबस दिखाई देती है ममता बनर्जी, क्योंकि सीबीआई तो केंद्र के अंडर आता है। देखिए, सीबीआई के साथ विवाद ये पहला नहीं है, टकराव ये पहला नहीं है। इससे पहले कई बार टकराव हो चुका है और जब भी टकराव हुआ है टीएमसी की ओर से बार बार ये कहा गया है कि सीबीआई दफ्तर प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है, चाहे वो नारदा मामला हो, चाहे वो शारदा मामला हो। तो ऐसे में ये आरोप लगातार लगता रहा है टीएमसी की ओर से और यही आरोप अब और बलवान होकर सामने आया है जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई हैं। तो ये एक चरम
संकट की स्थिति है। ममता बनर्जी का जो नेचर है, जो रवैया रहा है, वो धरने पर भी बैठ सकती हैं, सभी को मालूम है ये। इससे पहले भी वो धरने पर बैठी हुई हैं। अगर वो धरने पर बैठती हैं तो फिर क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी, उस पर भी चर्चा होनी जरूरी हो गई है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि 14 तल्ले पर जो सीबीआई का दफ्तर है, वहां पर ममता बनर्जी इस वक्त मौजूद हैं। सीबीआई के अधिकारियों से भी बातचीत हो रही है। उन्होंने साफ कहा है कि इन चारों को गिरफ्तार किया है तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाए। तो ये जो स्थिति है, ये भी बहुत जल्द सामान्य होने वाली नहीं है और आने वाले कुछ घंटों में और ज्यादा स्थिति साफ होगी कि ये मामला किस ओर मोड़ ले रहा है। नजर बनाए रखें, आपसे हम अपडेट्स इस पूरे घटनाक्रम पर आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का, जो आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना से देश जूझ रहा है, लेकिन तूफान का खतरा जो देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर है, अरब सागर की तरफ से ये उठा तूफान 5 राज्यों में दहशत बनाए हुए है। इस तूफान की वजह से आंधी और तेज बारिश से तबाही का मंजर दिख रहा है। अब तक तूफान से सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों पेड़ धराशायी हो चुके हैं, 8 लोगों की जान तक जा चुकी है। 6 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से भारी तबाही ये तूफान लेकर आया है। कई तटीय इलाकों में इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई टाइड की आशंका जताई गई है। तटीय इलाकों पर बसने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और उन जगहों पर जहां पर कोविड सेंटर थे, उन्हें भी सख्त हिदायत दी गई है कि तमाम एहतियातन इंतजाम कर लिए जाएं, क्योंकि बिजली जा सकती है, ऐसे में ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इन तमाम बातों के मद्देनजर अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। और किस तरीके से तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है, ये हमने आपको दिखाया है। इसके जल्द गुजरात पहुंचने के आसार हैं। मुंबई में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। ये वो 6 इलाके हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तूफान गुजर रहा है। वेरावल में इस वक्त हमारी संवाददाता गोपी घांगर मौजूद हैं गुजरात में, और हमारे साथ पंकज खेलकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से जुड़ रहे हैं। पहले आपका रुख करते हुए गोपी, क्योंकि गुजरात का जिक्र बार बार हो रहा है कि सबसे ज्यादा परिस्थितियां वहां बिगड़ सकती हैं, संकट की घड़ी गुजरात के लिए है। आप क्या इस वक्त ग्राउंड पर देख रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है वेरावल के जाडेश्वर इलाके में और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ जो समुद्र का किनारा है काफी रफ हो चुका है। यहाँ पे तूफान ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है समुद्र के अंदर और लगातार जो मछुआरे यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को यहाँ से खाली करवा के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। पुलिस यहाँ पे पहुंची थी। पुलिस ने सभी लोगों को यहाँ पे सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने के लिए कन्विंस किया। उसके बाद यहाँ से जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पे यहाँ पे से निकल चुके हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं जो बोट है, बोट के साथ साथ जो यहाँ पे लहरें हैं, काफी ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही है और जो मछुआरे हैं वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी बोट जो है वो सारी यहाँ पे है, तो वो कहीं ना कहीं इसे छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो वेरावल के अलावा पोरबंदर, द्वारिका और साथ में दीव, ये जो जगह है जहां से साइक्लोन का जो असर है वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इसके बाद वो उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा और उत्तर की ओर जो जूनागढ़ और मोरबी का इलाका है वहां पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिलेगा। तो वैसे में जो कोविड की गाइडलाइन है, कोविड को लेकर भी काफी सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। जो अस्पताल है वहां पे जेनसेट रखे गए हैं, ऑक्सीजन जो है वो 24 घंटे के लिए जो स्पेयर ऑक्सीजन है उसी की इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो बिजली विभाग है उसकी करीब 350 जितनी जो टीम है उसे इन 14 डिस्ट्रिक्ट जो कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डिप्लॉय किया गया है ताकि अगर बिजली गुल होती है तो बिजली को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। साथ ही जो समुद्र है, समुद्र में आपको ऊंची लहरें भी हम दिखाएंगे। गोपी लौटेंगे आपके पास। पंकज खेलकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साहिल जोशी भी मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर तूफान का कितना असर इस वक्त देख पा रहे हैं आप? देखिए ये इलाका है रत्नागिरी जिले साहिल जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर
मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई है। मुंबई के किनारे से करीब 125 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ये पूरा तूफान इस वक्त जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये सीलिंग, मुंबई का सीलिंग आप देख सकते हैं 2 दिन के लिए ये सीलिंग बंद कर दिया गया। ऊंची लहरें सीलिंग के नीचे उठती हुई आप नजर आ रही है। और ये जो पूरा विंड स्पीड है वो करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ये पूरा विंड स्पीड यहाँ पर जा रहा है। ये मुंबई के वर्ली का इलाका है और मुंबई के करीब करीब हर इलाके में इसी तरीके से तेज बारिश हो रही है। सुबह से हम देख रहे हैं कि मुंबई के कई इलाकों में पेड़ गिरे हुए हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां यहाँ पर सड़क पर नजर आ रही है, लेकिन कई जगह पर इस तरीके से क्रेन लगा दिए गए हैं ताकि गिरा हुआ पेड़ वहां से उठाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर आप यहाँ पर देखें समुद्र की तरफ, तो ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई साफ नजर आ रही है। मई का महीना है, बारिश का मौसम लग रहा है पूरी तरीके से। मुंबई का सीलिंग जैसे मैंने कहा पूरी तरीके से बंद है। आप देखते हैं कि विजिबिलिटी इस वक्त काफी कम है, जिसके वजह से मुंबई का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। और ऊंची लहरों के वजह से जो मछुआरे हैं उनको कहा गया है कि समुद्र में ना जाए। मुंबई के हर समुद्र किनारे पर पुलिस की तैनाती है, लाइफ गार्ड्स की तैनाती रखी गई है ताकि अगर कोई समुद्र के पास जाता है तो उसे बाहर निकाला जा सके। लगातार थोड़ी थोड़ी अंतराल से यहाँ पर तेज बारिश होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुंबई के जो कोविड सेंटर्स है वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। खास करके वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर है उनको वहां से शिफ्ट करके अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई का बीकेसी का जो कोविड सेंटर है वहां पर भी यही कहा गया था, इसी तरीके से कल रात को ही वहां पर शिफ्ट किया गया। फिलहाल विंड स्पीड 70 से 80 किलोमीटर तक का विंड स्पीड यहाँ पर आ रहा है। सीलिंग के साथ तेज हवा सीलिंग पर नजर आती है, उसके से भी तेज हवा और बारिश काफी ज्यादा है, इसी वजह से बार बार हमारे संवाददाताओं से लिंक भी टूट रहा है। लेकिन तस्वीरें दरअसल बयां कर रही हैं कि कितनी तेज हवाओं के साथ वहां पर ये तूफान तेज बारिश भी लेकर आया है। विजिबिलिटी घट गई है इस वक्त मुंबई में। कुछ घंटों के लिए एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि लो विजिबिलिटी के चलते उड़ानों में दिक्कत आ सकती है। इस वजह से एहतियातन एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत और सलाह दे दी गई है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया से, जहां पर इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम है। 14 जिलों में गुजरात के हाई अलर्ट है और जो समंदर के किनारे लोग बसे हुए हैं, जो मछुआरे हैं, उन्हें पहले से ही हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया था ताकि वो समुद्र के नजदीक ना जाएं। 2 दिनों के लिए मुंबई में टीकाकरण अभियान रोक दिया गया है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान वहां पर पहुंचा है। आइए रुक कर लेते हैं एक बार फिर गुजरात का, क्योंकि गुजरात में तूफान का असर बहुत ज्यादा रहने की आशंका है, जिसका जिक्र हमसे कुछ देर पहले एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने भी किया। गोपी घांगर वहां पर मौजूद हैं। गोपी, एक बड़ी चुनौती एनडीआरएफ के लिए ये थी कि लोगों को यहां से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को शिफ्ट किया गया है, क्या उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इसकी भी जानकारी दें। मीनाक्षी, देखिए आपको तो मैं ये दृश्य दिखा रही हूँ जो वेरावल के समुद्र किनारा है, काफी रफ हो चुका है। लगातार जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो उठ रही है और साथ ही जो मछुआरे हैं, खास करके अगर बात की जाए इन कोस्टल जिलों की, तो इन कोस्टल जिलों में कई ऐसे मछुआरे और कई ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल समुद्र के किनारे पे बसे हुए हैं। तो उन गांवों को, लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों को यहाँ पे वार्न कर रही है। जो साथ ही जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस के जरिए भी यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए पोरबंदर की, तो पोरबंदर में करीब 1000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो वही नवसारी में भी 600 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। वेरावल में भी यहाँ पे पूरी जो बस्ती है उस बस्ती को ही शिफ्ट किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब आज शाम से इसका जो साइक्लोन का असर है वो यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। और वो जब साइक्लोन का असर दिखेगा तो ये जो समुद्र का किनारा आप देख रहे हैं, ये काफी बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे उठेगी, क्योंकि जो विंड स्पीड है वो 150 से लेके 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। तो ये काफी खतरनाक रहेगा लोगों के लिए जो किनारों पे बसे हुए हैं। तो वैसे जो गांव है, वैसे जो इलाके हैं, उसे खाली करवाया जा रहा है। साथ ही लगातार जो कोविड अस्पताल है उसके लिए भी कई सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। नजर बनाए रखिएगा।